प्रिय छात्रों, दुर्गा ट्यूटोरियल के फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। हम आपको इस समय में प्रतिदिन 10th क्लास का हिंदी पढ़ा रहे हैं। गोधली भाग 2 के काव्यखंड का ये चौथा पाठ आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। इस पाठ का नाम है स्वदेशी। इसके कवि हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रेमघन जी भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवियों में माने जाते हैं। ये निबंधकार, नाटककार, कवि और समीक्षक थे। इनके पिता जो थे पंडित गुरुचरण लाल उपाध्याय थे। गुरुचरण लाल जी कर्मनिष्ठ और विद्या अनुरागी ब्राह्मण थे और संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ अर्पित कर दिया था। उन्हीं के ये महान पुत्र हुए। प्रेमघन जी, इनका संबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से भी रहा और ये भ्रमण के काफी शौकीन थे। गद्य, पद, निबंध, नाटक, संपादन सभी कार्यों में ये सिद्धहस्त थे। जैसा कि हमने आपको बताया, चूंकि ये ब्राह्मण परिवार से आते थे और हमेशा संस्कारी विद्वानों के साथ रहे। भारतीय संस्कृति और भारतीयता से प्रेम इनकी रचनाओं में भी देखी जाती है। इन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जिसमें कादम्बिनी प्रमुख पत्रिका है। अब आइए थोड़ा सा परीक्षा के ख्याल से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं उनकी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। जब इस लेक्चर का संपादित अंश हमारे YouTube चैनल पर आएगा तो वहां हम आपको इसका नोट्स भी उपलब्ध कराएंगे। हमारे YouTube चैनल का नाम भी दुर्गा ट्यूटोरियल है। अगर आप YouTube पर सर्च करना चाहते हैं तो YouTube सर्च में जाकर दुर्गा ट्यूटोरियल सरोज मिश्रा टाइप कीजिए, आप हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे। इसके अलावा हम कमेंट बॉक्स में अपने YouTube चैनल का सर्चिंग वर्ड और लिंक आपको उपलब्ध करा देते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, किसी भी कवि या लेखक का जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, उनकी प्रमुख रचनाएं, उनकी वृत्ति, इन सब चीजों की जानकारी जरूरी मानी जाती है। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी का जन्म
1855 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान मिर्जापुर उत्तर प्रदेश था। इनका निधन 1922 ईस्वी में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रेम घन सर्वस्व, उसी में इसको जो है संकलित की गई हैं। कादम्बिनी, जैसा मैंने पहले भी बताया कि कादम्बिनी पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। उसके अलावा नागरी नीरद पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया। भारतेंदु जी के मतवाला मंडल के ये चमकते हुए सितारे थे, चमकते हुए सितारे थे। और इन्होंने एक विद्वानों का जो है समाज बनाया 1874 ईस्वी में मिर्जापुर में, जिसका नाम था रसिक समाज। रसिक समाज नाम था। इसके अलावा कोलकाता के साहित्य सम्मेलन में, कलकत्ता में जो साहित्य सम्मेलन हुआ था, उसके ये सभापति जो है चुने गए थे। इनके प्रसिद्ध नाटक हैं भारत सौभाग्य और प्रयागराम गमन। इनकी भाषा जो है ब्रज भाषा, अवधी और खड़ी बोली है। इन्होंने एक काव्य संग्रह भी किया था जिसका नाम है जीर्ण जनपद। ये प्रमुख बिंदु थे जो आपको परीक्षा के ख्याल से जरूरी थे। हमने कवि परिचय में आपको अवगत कराया। अब हम बात करेंगे इनके कविता की, जिसका नाम है स्वदेशी। प्रेम घन जी जो है इन दोहों के संकलन में नवजागरण का स्वर फूंकते हैं। इनकी विषय वस्तु और काव्य वैभव इसके शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट करते हैं। कवि की जो चिंता है इस अध्याय में, उसकी जो स्वर भंगिमा है, यह रचना पुरानी हो चुकी है, लेकिन इस रचना की जो विषय वस्तु है वह अभी तक नई है। वह आज के भी देश की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति पर बिल्कुल फिट बैठती है। तो आइए कविता का अर्थ जो है हम आपको समझाने जा रहे हैं। कविता की मूल पंक्तियों की चर्चा करते हुए इसके अर्थ को हम समझा रहे हैं। शब्दों का अर्थ जो है हम आपको जब YouTube चैनल पर इस लेक्चर को डालेंगे तो वहां पर हम शब्दार्थ भी डाल देंगे। अभी आपको केवल बताएंगे। कविता के अंत में हम आपको प्रश्न उत्तर भी समझाएंगे। सबे विदेशी वस्तु नर गतिरति रीत लखात, भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शात। यह नीचे की लाइन को लेते हैं, इस पर विचार करते हैं। कवि इस बात से दुखी है कि भारत में भारतीयता देखने को नहीं मिल रही है। कहने का मतलब क्या है भाई? भारत में भारतीयता नहीं मिल रही है देखने को, ये कहने का मतलब क्या है? तो कवि कहना चाहता है कि लोग विदेशी वस्तुओं, विदेशी चाल चलन, विदेशी सोच, विदेशी व्यवहार पर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। किसी से कहा जाए कि ये वस्तु मेड इन इंडिया है और किसी को कहा जाए ये वस्तु
मेड इन अदर कंट्री है तो वो अपने को अदर कंट्री का चीज रखकर स्मार्ट समझता है। आज देखिए इस कवि की जो स्वदेशी का नारा जो है दिया जा रहा है कि भारत को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, स्वदेशी को अपनाना पड़ेगा। बहुत पहले कवि ने देश की हालात को देखकर यह बात कह दिया था। तो ये कहते हैं कि भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शात, अब कोई लड़का अपनी माँ को माँ नहीं मम्मी कहता है, मम्मी अब मॉम बन गई, सिस्टर सिस्ट बन गई और डैडी डैड बन गए। यह है अंग्रेजी सभ्यता का हमारे भारत पर असर। हाथ जोड़कर प्रणाम करने की प्रथा खत्म हो गई, हेलो हाय बाय चल रहा है। इन्हीं चीजों की ओर कवि जो है वो आकर्षित कर रहा है। जो एक भारत में काव्य सौंदर्य, भारत के समाज में जो एक सौहार्द प्रेम देखने को मिलता है, विदेशी संस्कृति अपनाने के बाद हम उस भारतीयता को खोते जा रहे हैं और विदेशी लोग उन्हीं भारतीय पौराणिक चीजों की खोज में आज भी लगे हैं। आज भी वो भारतीय परंपरा में शांति खोज रहे हैं और हम विदेशी परंपरा में अपना शान शौकत खोज रहे हैं। गोरी का स्थान मैडम ने ले लिया और पायल का स्थान अब सैंडल ने ले लिया। मनोज भारती देख कोई सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदी किधरों कहीं के हैं क्रिस्तान। कभी कहता था कि पहले लोगों के कपड़े को, वेशभूषा को, चाल चलन को देखकर यह समझ में आ जाता है कि ये हिंदू हैं, कि ये मुसलमान हैं, ये सिख हैं, कि ये ईसाई हैं। लेकिन अब आप किसी के कपड़े को देखकर नहीं समझ पाएंगे कि यह किस जाति, किस धर्म और किस संस्कृति को मानने वाला है। भले इस देश के प्रधानमंत्री कहते हो कि कपड़े से पता चल जाता है कि कौन कैसा है, लेकिन कभी उनके इस विचार से सहमत नहीं है। वो कहता है कि अब किसी के कपड़े को देखकर किसी के चाल चलन का अंदाजा लगाना मुश्किल है। पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की, गई इन्हें अति भाई। ये कहते हैं कि विदेशी पढ़ाई पढ़े लोग और विदेशी बन गए, चाल चलन सब विदेशी हो गई। विदेशों में पढ़ना गलत नहीं है, लेकिन विदेशों में जाकर पढ़ने का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी भारतीय सभ्यता संस्कृति को भूल जाएं। पूरब से गए जो पश्चिम में खो गए, अच्छे खासे लोग भी दीवाने हो गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप विदेश जाएं तो विदेशी बन जाएं। अपने मुल्क को, अपने देश की संस्कृति को, तहजीब को भूलना नहीं चाहिए। कवि का संकेत इसी ओर है। डटे विदेशी ठाट सब, बन्यो देश विदेश, सपने हूँ जिनमें न कहूँ भारतीयता लौलेस। सब जगह विदेशी ठाट बाट, चाल चलन, फैशन देखने को मिल रहा है। सपने में भी लोग भारतीयता को अपनाने को तैयार नहीं है। बोल सकत हिंदी नहीं, अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। दो हिंदी बोलने वाले भी अगर थोड़ा ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं तो आपस में उनको हिंदी में बोलने में, हिंदी में बात करने में मजा नहीं आता है। अंग्रेजी का सहारा ले लेते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं और अंग्रेजों की उपभोक्ता संस्कृति को अपना भी लेते हैं। अंग्रेजी वाहन बसन, वेश रीत और नीत, उनके कपड़े, उनके वेशभूषा, उनका रीत यानी तौर तरीका, उनकी नीति, सब कुछ अंग्रेजी बन गई है, यानी विदेशी बन गई है। उनकी रुचि, उनके घर,
उनकी हर चीजें जो हैं वह विदेशी रंग में रंग गई है। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, भारतीय सब वस्तु ही सो ये है घिनात। कहते हैं कि इनको हिंदुस्तानी कहलाने में संकोच होता है, इनको लज्जा आती है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम इंडियन हैं। ये अपने को भारतीय कहने में गर्व महसूस नहीं करते हैं, इनको शर्म आती है, भारतीय चीज़ों से इन्हें घृणा लगती है। ये मेरा विचार नहीं है भाई, ये कवि का विचार है। जो कवि का विचार है मैं आपको कविता के माध्यम से बता रहा हूँ। आप इसे मुझे निजी विचार इसका न समझे, किसी को सूट न करता हो तो दुख न माने। जो कविता में लिखी हुई है मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देश नगर बानिक बनो सबे अंग्रेजी चाल, हाटन में देखो भरा बसे अंग्रेजी माल। अब जो है देश हो नगर हो हर जगह जो है अंग्रेजी चाल डाल देखने को मिल रहा है। भारतीय बाजारों में भारतीय माल कम बिकते हैं, विदेशी माल अधिक बिकते हैं। आज चाइना का जो भारत के साथ व्यापार था, चाइना के हम लोग डिजिटल इंडिया में भी जो ऐप इस्तेमाल करते थे, आज चाइनीज चीज़ों को जो हमने बहुत ज़्यादा अपने जीवन में अपना लिया था, आज वही चाइना हम लोग के जो है सीने में दोस्ती का वादा करके दुश्मनी का खंजर भोंक रहा है। ये कहीं ना कहीं विदेशी संस्कृति और विदेशी आकर्षण को अपनाने का ही तो नतीजा है। आज नेपाल जैसा देश भारत को आंख दिखा रहा है, ये किसकी कमी है? नेपाल को व्यापार करके और चाइनीज वस्तुओं को नेपाल के द्वारा ला करके हमने ही तो उसका मन बढ़ाया है। अगर भारतीय लोग चाइनीज चीजों का आज सूझी है कि हमें चाइनीज चीजों का त्याग करना चाहिए, पहले आप संभल गए होते तो आज चाइना जो है इतना बड़ा गद्दारी नहीं न करता। वो जले पर नमक छिड़क रहा है। एक वैश्विक महामारी हम लोग कोरोना से जूझ रहे हैं और दूसरी ओर हमें वो जो है बॉर्डर पर सीमा पर लड़ाई लड़ने की चुनौती दे रहा है। तो ऐसा दुष्ट पड़ोसी के साथ हम लोग उतना बड़ा बड़ा खुला व्यापार किए, करोड़ों अरबों खरबों का। आज भारत अगर व्यापारिक हमल सकत नहीं, तन की धोती ढीली ढाली, आदेश प्रबंध करेंगे वे, यह कैसी खाम ख्याली। ये कवि नेताओं की आलोचना करता है जो आज भी बिल्कुल फिट बैठती है वर्तमान परिस्थितियों में। हमारे देश के नेता खुद को संभाल नहीं पाते हैं और वो कहते हैं कि हम देश को संभालेंगे। कोई नेता अपने कुर्सी को संभालने में परेशान है तो कोई अपनों को संभालने में परेशान है, तो कोई अपने पद को संभालने में परेशान है। वो देश को क्या संभालेगा? आज जो परिस्थिति बनी हुई है कि कई जगह लोग हाहाकार मचाए हुए हैं। आज बिहार की जो परिस्थिति है, लोग बाढ़ से तबाह हैं, कोरोना बीमारी से तबाह हैं और नेता लोग अपने रैली में परेशान हैं। उनको रैली से फुर्सत नहीं है कि देश के लोगों की, बिहार के लोगों की चिंता करें। नहीं तो 3 महीना लॉकडाउन हुआ, लाखों मजदूर बिहार में आए। क्या बाढ़ के सुरक्षा का व्यवस्था नहीं किया जा सकता था? बीमारी की रोक के लिए नए हॉस्पिटलों की व्यवस्था नहीं की जा सकती थी? वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो सकती थी, लेकिन नहीं की जा सकी। क्यों? चिंता तो चुनाव की पड़ी थी। तो ये कवि जो है आज नेताओं पर जो व्यंग्यवान किया कई वर्षों पहले कवि ने, आज भी देश की राजनीतिक परिस्थिति पर कवि की बात जो है वो सार्थक लग रही है। दास वृत्ति की चाह चहु दिशी चारों बरन बढ़ाली, करत खुशामद झूठ प्रशंसा मानहु बने डफाली। और आज किसी की सही आलोचना कर दीजिए, किसी दल की आलोचना कर दीजिए, किसी नेता की आलोचना कर दीजिए, किसी अफसर की आलोचना कर दीजिए, तो लोग कहेंगे कि राजनीतिक पार्टी का सदस्य है। आज बिहार की वह परिस्थिति है कि बिहार के ही नेता, अपने ही दल के नेता अपने दल की सरकार को जो है उसकी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन उनकी ओर कौन ध्यान देगा?
ध्यान तो खुशामदी और चमचागिरी की ओर दी जाती है। कवि का विचार है, मेरा विचार नहीं है। कवि कहता है कि खुशामदी करना, चमचागिरी करना, चापलूसी करना। डफाली उसको कहते हैं जो राजाओं को डफ यानी डफली बजाकर खुश करता था। तो आज बड़े लोगों को चाटुकारों की जो है वह टीम अच्छी लगती है कि उनकी चाटुकारिता करे, झूठी प्रशंसा करे। नहीं, वह उनको ये कहकर खुश करे कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को कहो दिन तो हम रात कहेंगे। नेताजी कह दे कि देखो ये पूरब नहीं पश्चिम है, तो चमचे कहे कि हाँ नेताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं, है तो पूरब लेकिन ये पश्चिम ही नजर रहा है। आपकी सुर में सुर मिलाने को हम तैयार हैं, दे जाए चूल्ही भार में, कोई फर्क नहीं पड़ता है इनको। जनता मरती है मरने दो, लेकिन कुर्सी बनी रहनी चाहिए। कुर्सी पर कोई खतरा नहीं होना चाहिए। लोगों के जान पर खतरा है, होने दो। लोग मर रहे हैं, कोई बात नहीं है, यही इनकी नीति है, यही इनकी पॉलिसी है। जिस पुल का उद्घाटन होता है वह 1 महीना में बह जाता है, बहाना बना देंगे का तो ये पुरोच पुल टूटा था। अरे भाई, जिला को जोड़ने के लिए आपने पुल बनाया, पुल टूटा या उसका खामा टूटा, चाहे अप्रोच रोड टूटा, जनता को क्या मिला? जनता को तो इस पार से उस पार जाने से मतलब था। भैंस टूटा गई, पगहा टूटा कि खूंटा टूटा, इससे क्या फर्क पड़ता है महाराज? फर्क पड़ता है कि भैंस काहे टूटा गई। जो पुल बना था जनता को पार करने के लिए, नदी को क्रॉस करने के लिए, आज जनता इस पार से उस पार जाने के लायक नहीं रही। तो कभी जो कहता है, लेकिन चाहिए क्या? वाह वाह क्या पुल बनाए हैं। आपके पुल का जवाब नहीं है, जो ऐसा कहे उसको तुरंत इनाम मिल जाएगा। तो यही कवि की भाव है। कहता है कि दास वृत्ति की चाह चारों ओर फैली है, चापलूसों चमचागिरों की चलती है, और सत्य बात कहने वाले को जो है वो दंडित किया जाता है। जिनके गर्दन पर छुरी जुबा पर ताले होंगे, वही इस जहां में सच बोलने वाले होंगे। इसी के साथ मैं इस कविता को समाप्त करता हूं, और अब हम लोग प्रश्न उत्तर की बात करेंगे। कवि कहता है, पहला प्रश्न है कि कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती है? कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती है? तो कवि देश के बुद्धिजीवियों और शिष्ट लोगों को अंग्रेजों की नकल करते देखता है। उसे चारों तरफ अंग्रेजी ढंग के कपड़े, चाल चलन, रहन सहन का बोलबाला दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि कवि को भारत में भारतीयता दिखाई नहीं पड़ती है। कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है और क्यों करता है? तो कवि भारत के हिंदुओं और मुसलमानों की आलोचना करता है, क्योंकि इन लोगों ने अंग्रेजी चाल ढाल अपनाकर और अंग्रेजी पढ़कर इस देश को क्रिस्तान बना दिया है। कवि नगर, बाजार और अर्थव्यवस्था पर क्या टिप्पणी करता है? तो भारत के नगरों और बाजारों में अंग्रेजी माल भरा हुआ है। गांव और नगर के लोग स्वदेशी वस्तुओं का तिरस्कार करते हैं और विदेशी वस्तुओं का उपभोग गौरव की बात समझते हैं। इसका दुष्परिणाम यह हो रहा है कि हमारा सारा धन विदेश जा रहा है और हमारी घरेलू उद्योग व्यवस्था अथवा अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। नेताओं के बारे में कवि की क्या राय है? कवि के अनुसार हमारे नेतागण तो स्वयं अंग्रेजी रंग में रंगे हुए हैं, उनकी अपनी धोती उनसे नहीं संभालती है और व्यर्थ में देश को संभालने की कोरी कल्पना करते रहते हैं। कवि ने डफाली किसे कहा है और क्यों कहा है? तो कवि ने डफाली हमारे देश के उन लोगों को कहा है जो हमारी आजादी के आंदोलन की उपेक्षा करते अंग्रेजों की अंधभक्ति और चाटुकारिता में लगे हुए थे। ऐसे लोगों की स्थिति डफाली और चरणों जैसी थी, क्योंकि अपने थोड़े से व्यक्तिगत लाभ के लिए अंग्रेजों का झूठा गुणगान किया करते थे। इसी के साथ हमारा यह पाठ समाप्त होता है। आप इसका जो है फिर से जो है वीडियो जो भी है उसमें कुछ नए तथ्यों के साथ, नए नोट्स के साथ हमारे YouTube चैनल पर 2-3 दिन के बाद दोबारा देख पाएंगे। पहले दिन का लेक्चर आज 9 बजे रात से
आपको YouTube पर उपलब्ध हो जाएगा। 9 बजे रात से आप उस भाग को हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं, जिसका सर्चिंग वर्ड है दुर्गा ट्यूटोरियल सरोज मिश्रा। और कमेंट बॉक्स में हम अपने चैनल YouTube चैनल का लिंक भी उस वीडियो का दे देंगे। आप हमारे इस लेक्चर को सुने, हमारे क्लास को गौर से देखें, इसमें शामिल हुए, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूं। थैंक यू वेरी मच।